किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी के कोरे कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाला था। जिंदगी के कोरे कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाला था। रोशनाई बिखर गई थी वरना मैं तो तेरा नाम लिखने वाला था। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति से, जिस नवयुवक से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, भला उसका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस नवयुवक ने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, गणित इत्यादि इत्यादि हुआ करते हैं, बल्कि इन विज्ञानों से हटकर साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सन 1990 में नेशनल साइंस सेमिनार में इस नवयुवक को नेशनल चैंपियन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इन्हें नेशनल साइंस कांग्रेस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ दिनों के बाद वो भारत का प्रतिनिधित्व यूएस कैंप, वहाँ जहाँ स्पेस कैंप लगा था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इन सब से हटकर उसने उनकी कुछ कविताएं जो बंगला में हैं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, उस नन्हे से महान हस्ती का नाम है ऋतु पार्णव गोस्वामी। तो आइए उनसे मिलते हैं। जी हाँ, ऋतु से। ऋतु जी, आपको जो ये नेशनल साइंस सेमिनार में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, नेशनल चैंपियन से सम्मानित किया गया, तो ये कैसे संभव हो पाया? मतलब कहने का हुआ कि क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए आपको, ताकि इसमें आपका चयन हो सके? बात दरअसल ये है कि प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी या नेशनल साइंस सेमिनार का आयोजन किया जाता है। अच्छा। तो ये संगोष्ठी जिला स्तर से शुरू होती है और राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। अच्छा। तो प्रत्येक स्तर का जो सर्वप्रथम रहता है वो उसके दूसरे स्तर में भाग लेने के लिए आता है। तो 1989 के दौरान मैंने इसमें सबसे पहले भाग लिया। अच्छा। लेकिन उस समय मैं 8वीं कक्षा में था और जूनियर ग्रुप में था। अच्छा। तो इसके कारण मैं राष्ट्रीय स्तर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन बिहार राज्य में सर्वप्रथम रहा अपने ग्रुप में। अच्छा। उसके पश्चात 1990 के दौरान मैंने इसमें दोबारा भाग लिया और उस समय मैं सीनियर ग्रुप में था। अच्छा। तो मैं पहले स्टेट चैंपियन बना और उसके बाद बिहार को रिप्रेजेंट किया राष्ट्रीय स्तर पर। और उसी साल बेंगलोर की बीपी दिव्या के साथ मैं जॉइंटली राष्ट्रीय चैंपियन, नेशनल चैंपियन बना। तो नेशनल चैंपियन, तो ऋतु जी इसमें तो भाषण देना रहता है जी। तो कितने समय अवधि क्या रहती है इसमें? पूरे भारत में एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे हमारे समय में टॉपिक था नेचुरल डिजास्टर, मैन, स्लेव और मास्टर। और तो ये जो भाषण का जो विषय, ये जो भाषा है वो अंग्रेजी रहती है या फिर हिंदी? ये हम लोग राष्ट्रीय, हमारे राज्य की अपनी भाषा भी यूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस भाषण हम लोग को, प्रत्येक छात्र को 6 मिनट का भाषण देना पड़ता है। अच्छा। चार्ट और स्लाइड्स के साथ। अच्छा। और इसी के आधार पर प्रतियोगिता होती है। और तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? ये टॉपिक प्रतियोगिता के करीब 2-3 महीने पहले दे दिया जाता है संपूर्ण भारत में। और उसके पश्चात मैंने, जहाँ तक कि मेरे पिताजी ब्रिटिश लाइब्रेरी में हैं, मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी का पूरा उपयोग किया इस समय और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स लाइब्रेरी से ही संग्रह किए और ये भाषण तैयार किया। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी थी और अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखनी थी जी। तो कितना समय आप दे पाते थे इस तैयारी में? मतलब इसे तैयार करने में, अपनी स्पीच तैयार करने में कितना वक्त देते थे डेली आप? करीब 2-3 घंटा तो हर रोज़ देना ही पड़ता था। और उसके बाद जैसे जैसे ये प्रतियोगिता निकट आता गया तो वक्त भी जाहिर है कि बढ़ाना पड़ा। अच्छा। तो शुरू में आप 2-3 घंटा तैयारी पर दिया करते थे, फिर बाद में जब प्रतियोगिता बहुत ही निकट आ गया तो करीब 6-7 घंटा इसी की तैयारी में बिता देता। इंदौर में जो इंडियन साइंस कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उसमें आपको आमंत्रित किया गया था कि आप अपना भाषण वहां प्रस्तुत करें।
तो कैसा लगा भाषण प्रस्तुत करते हुए आपको इंदौर में? इंदौर में इंडियन साइंस कांग्रेस में उस समय फोकल टॉपिक एक ही था। अच्छा उसका फोकल टॉपिक भी नेचुरल डिजास्टर ही था। अच्छा इसी के कारण जो उस समय सर्वप्रथम चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की शुरुआत हुई, अच्छा तब मुझे और बीपी दिव्या को उसमें बोलने के लिए बुलाया गया। अच्छा और ये शायद इंडियन साइंस कांग्रेस के इतिहास में पहली बार था जो एक स्कूल स्टूडेंट को उसमें बोलने के लिए, मतलब पहली दफ़ा किसी भी स्कूली छात्र को या छात्रा को इसमें आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए। अच्छा, हाल ही में आप यूएसए में जो स्पेस कैंप आयोजित किया गया था वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, आप और दिव्या ने। तो ये कैसे संभव हुआ आपका वहाँ के इस स्पेस कैंप में भाग लेना? ये स्पेस कैंप के लिए जो चुनाव हुआ वो भी मेरे इस रिजल्ट के आधार पर ही हुआ। अच्छा और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम और इंडियन साइंस कांग्रेस ने मिलकर अच्छा 1991 के दौरान ही मेरा नाम और दिव्या का नाम प्रपोज किया था अच्छा इंटरनेशनल स्पेस कैंप अथॉरिटी के पास। लेकिन लास्ट मोमेंट में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उस वक्त हमारी ये ट्रिप जो है स्थगित हो गई। मतलब 91 में वित्तीय संकट की वजह से आपकी ये जो यात्रा थी उसे स्थगित कर देना पड़ा। अच्छा, लेकिन मैं इस बारे में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने दोबारा मेरा नाम प्रपोज किया अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, और यह यात्रा 1992 में संभव हो सकी। अच्छा, तो आने जाने का जो खर्च था वो भारतीय सरकार ने वो अपना खर्च उठाया उससे, और वहाँ पे रहने की जो हॉस्पिटैलिटी थी अच्छा। वो अमेरिकन गवर्नमेंट की थी। ऋतु जी, आप वहाँ जो स्पेस कैंप लगा और आप उसमें तकरीबन 2 हफ्ते वहाँ रहे, तो कैसा अनुभव हुआ आपको? आप अपने कुछ अनुभव अपने युवा दोस्तों को, हमारे युवा दोस्तों को अगर बताना चाहें तो। ये स्पेस कैंप एक्चुअली एक ट्रेनिंग था जिसमें स्कूली छात्रों या छात्राओं को ये सिखाया गया कि कैसे स्पेस में जाया जा सकता है। अर्थात हम लोग को वही ट्रेनिंग दिया गया जो एक एस्ट्रोनॉट को दिया जाता है या महाकाशचारी को दिया जाता है जब वो स्पेस में जाता है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी ग्रेविटी में वेरिएशंस का सिमुलेटर था जिनमें हमें रहना पड़ा। एक में तो मेरा वजन 3 गुना हो गया। अच्छा। और एक में जैसे चांद में होता है कि वजन कम हो जाता है, एक ऐसा सिमुलेटर था उसमें कम भी हो गया। और इसके अलावा अंडर वाटर कुछ ट्रेनिंग्स भी थी जो हमें करना पड़ा। और इसमें सबसे जो दिलचस्प ट्रेनिंग मुझे लगा वो था कि एक सिमुलेटेड मिशन। अब जानते हैं कि एक मिशन होता है कि एक रॉकेट से ऊपर गया, अच्छा। वहाँ पे सैटेलाइट से इंटरचेंज हुआ, फिर पृथ्वी पर लौट आया, और इधर मिशन कंट्रोल में जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी यात्रा की छानबीन कर रहे हैं। और ये पूरा यात्रा एक सिमुलेटेड वे में किया गया लेबोरेटरी के अंदर। मतलब स्पेस कहने का मतलब है कि स्पेस में जाने के लिए जो तैयारियां करनी पड़ती हैं उसके सारे रिहर्सल्स एक ढंग से कहेंगे, हाँ, जो लेबोरेटरी के अंदर कर दिया गया। और उसमें मुझे याद है कि ये 2 इस तरह का सिमुलेशन यात्रा हुई जिसमें सेकेंड वाले में मैं पायलट था। अच्छा। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन थी उस यात्रा के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है मुझे ये बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, तो उस कैंप में ऋतु जी जितने जो स्टूडेंट्स आए होंगे वो सभी तो आपके उम्र के होंगे, आप ही के उम्र के होंगे जी। तो कहाँ से लोग आए थे? मतलब कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 35 देशों को आमंत्रण दिया गया था। अच्छा। और प्रत्येक देशों से लगभग 2 छात्र आए। अच्छा। तो इसके अलावा अमेरिका के खुद लगभग 100 या उससे अधिक कुछ छात्राएं थी। तो सब मिला के करीब 200 स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। अच्छा ऋतु जी, तो ये इस स्पेस कैंप के बारे में हमारे युवा दोस्तों को आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें हो जो आप अपने दोस्तों से, हमारे युवा दोस्तों से शेयर करना चाहें? जब मैं वो सेंट्रीफ्यूज में था, जिसके अंदर मेरा वजन 3 गुना हो गया, तो मुझे याद है कि मैंने अचानक अपना हाथ उठाना चाहा किसी कारणवश, लेकिन मैं बहुत ही अचरज के साथ पाया कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि वो 3 गुना भारी हो गया। मतलब हाथ जो वास्तविक जो वजन है उससे 3 गुना अधिक हो गया। इसके अलावा जो मून वॉक सिमुलेटर था, इसमें हमें कहा गया कि कूदने के लिए। अच्छा। जैसे चांद में जितना ग्रेविटी होता है, मून वॉक सिमुलेटर भी उतना ही ग्रेविटी को सिमुलेट करता है। हाँ। तो मैं जैसे नेचुरल यहाँ पे कूदता हूँ उसी तरह कूदा। अच्छा। लेकिन बहुत ही अचरज के साथ पाया कि शायद मैं हाई जंप का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही कम थी। तो ऋतु जी, ये तो विज्ञान की बातें हुई। हमने सुना है कि आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं और आपकी कुछ बंगला कविताएं जो हैं वो प्रकाशित भी हुई हैं।
तो ये इस ओर रुझान, कविताओं की ओर रुझान, विज्ञान से कविताओं की ओर, ये कब से और कैसे शुरू हुआ? कविता के क्षेत्र में मेरा रुझान जो था जब मैं 5 वर्ष की उम्र का था उसी समय से हुआ। एक्चुअली मेरे पारिवारिक माहौल में ही इसकी चर्चा थी। अच्छा। मेरे पापा खुद कविता लिखते हैं। अच्छा। और सर्वप्रथम उनका अनुकरण करते हुए ही मैंने ये कविताएं लिखनी शुरू की। अच्छा। जो बाद में धीरे धीरे मेरे पारिवारिक प्रोत्साहन के कारण ये जो थी आगे बढ़ी। अच्छा, तो ऋतु जी आप अपनी किसी एक बंगला कविता की कुछ चंद पंक्तियां अगर सुनाना चाहें तो। मैं एक छोटी कविता सुना रहा हूँ आपको। যুদ্ধ। আমরা সবাই দাঁড়িয়েছিলাম দূরে, নিকোনো রোদ্দুরের কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিল তোমার চোখে মিশে, যদিও এখন যুদ্ধ চলে কার্নিশে কার্নিশে। বসন্ত শেষ, দক্ষিণ হাওয়া তোমার অন্বেষণে জমিয়ে রাখে বারুদ ছোঁয়া আলো, একটি দুটি পায়রা ওড়াই লাল গোলাপের সুরে, এখন শুধু যুদ্ধ চলে যুদ্ধ চলে যুদ্ধ চলে তোমার কফিন জুড়ে। तो ऋतु जी, ये तो बंगला में थी कविता, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे दोस्त हैं, युवा दोस्त हैं, वो अगर बंगला नहीं समझते हो तो हिंदी अगर तो। इस कविता में मैंने आधुनिक जीवन का जो टेंशन है, अच्छा, जो अभी भारत के हर एक दिन के न्यूज़पेपर खोलने से ही देखने को मिलता है, चारों तरफ जो टेंशन है वो अलगाववाद के कारण हो या पॉलिटिकल कारण से हो, राजनीतिक कारण से हो, इन सभी को मैंने इस कविता में चित्रण करना चाहा है। आपका विज्ञान की ओर भी उतना ही रुझान है जितना कविताओं की ओर, फिर क्योंकि कविताएं भी आपकी कुछ अच्छी कविताएं, बंगला कविताएं जो है वो प्रकाशित हुई, और विज्ञान के क्षेत्र में तो आपने कई अवार्ड्स भी लिए, और हाल ही में आपने जो ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड्स में बिहार में प्रथम रहे। तो लेकिन इन सब से अलग हटकर, ये विज्ञान और कविताओं से अलग हटकर, जब आप खाली वक्त में होते हैं तो क्या करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जहाँ तक मेरी हॉबीज़ का सवाल है, मैं साहित्य में बहुत ही रुचि रखता हूँ, विशेषकर बांग्ला साहित्य में, और मैं इसके काफ़ी पढ़ाई भी करता हूँ उस क्षेत्र में। इसके अलावा मेरी संगीत में भी रुचि है, और ख़ासकर बांग्ला में रविंद्र संगीत और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक्स में। अच्छा, मेरे पास वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर्स जैसे मोज़ार्ट, बीटहोफन इत्यादि के बहुत सारी रिकॉर्डें हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ। तो किताबों और संगीत से हटकर क्या खेल के प्रति आपका रुझान नहीं है, या फिर? जहाँ तक दर्शक के रूप में तो खैर बहुत ही रुझान है। अच्छा। लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में शायद मैं तो खेल के मैदान में आप दर्शक बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा। अदर देन खिलाड़ी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अंत में ऋतु जी, आप हमारे युवा दोस्तों से अगर कुछ कहना चाहें तो, अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अपने युवा भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान माहौल है देश में, चारों तरफ अलगाववाद है, वो भाषा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्रों में हो, इन सबों से ऊपर उठकर वो कुछ ऐसे कार्य करे, ऐसा नमूना पेश करे ताकि इस पीढ़ी को इसके बाद के सभी शतकों में भी याद रखा जाए। जिस तरह यूरोप में 15वीं सदी में एक रेनेसा हुआ था, उस तरह मैं कहूँगा कि वो ऐसे कार्य करे कि 21वीं सदी के आरंभ में एक ऐसा ही रेनेसा हमें देखने को मिले। बहुत सही कहा आपने ऋतु जी कि हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी आने वाले भावी पीढ़ी को कुछ इनसे अलग करना होगा। और आपकी इस बात पे मुझे गज़ल की चंद पंक्तियाँ याद आती हैं। सिख बने, ईसाई बने, हिंदू बने या फिर मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, हिंदू बने या फिर मुसलमान बने, सबसे पहले ये लाजिम है कि यहाँ मौजूद हर शख्स इंसान बने। बहुत खूब ऋतु जी, आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।